अगर तुम्हारा मीडिया ये दिखाता है कि भारत में केवल दंगे हो रहे हैं, केवल अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लड़ाई चल रही है, केवल जो है वो काली मुर्गी सफेद अंडा दे रही है, नहीं, भारत इससे ऊपर है। सबसे ऊपर राष्ट्र होगा। मेरी पहचान क्या है? 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जो होती है इस अवस्था में, वो मोमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाए, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और भीड़ कुछ नहीं। क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? दहेज ज्यादा मिलेगा, हो सकता है किसी के दिमाग में हो। एक हुक क्वेश्चन, समाज की दिशा क्या है, उसके लिए एक छोटा सा फंडा दे रहा हूं। सबसे ऊपर नेशन आएगा, सबसे ऊपर राष्ट्र होगा। जब प्रश्न यह है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं रेल जला दूं, मेरी अभिव्यक्ति है, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं गुस्से में हूं, मैं रेल जला दूंगा। लेकिन एक आलम्बन प्रश्न, एक हुक क्वेश्चन, इससे मेरे राष्ट्र पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या यह मेरी निजी संपत्ति है? जवाब आया, यह मेरी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो क्या मेरे किसी कृत्य, क्या मैं, मेरा अस्तित्व या मेरा कृत्य, मेरा एक्ट राष्ट्र से ऊपर है? पहला क्वेश्चन यह होना चाहिए, यानी कि सब कुछ, सारी आइडेंटिटी। फिर राष्ट्र में कल्चर, हम कई बार रिलीजन को कल्चर मान लेते हैं। संस्कृति क्या है? तो ये संस्कृति बहुत अविरल धारा, बहुत वृहद धारा के रूप में। फिर करते 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 मेरा धर्म क्या है या मेरा रिलीजन क्या है, फिर कास्ट क्या है, मैं किस क्षेत्र का हूं, मेरा रीजन क्या है, एक्स वाई जेड, आप नैरोवर जाते हैं। तो राष्ट्र तब विकसित होता है जब प्रश्न यह पूछा जाएगा कि हमारा रॉकेट क्यों नहीं लॉन्च हो पाया। राष्ट्र पतन पे तब जाता है, याद रखिएगा, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम इस ट्रायंगल को ऐसा कर देते हैं। यानी मेरे सारे एक्ट में राष्ट्र, सारे भाड़ में का देखा जाएगा बे, ठीक है। जब मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, चाहे वो धार्मिक हो, जातीय हो, सांप्रदायिक हो, कोई भी पहचान हो, क्षेत्रीय, भाषाई, लैंगिक, नृजातीय, एंथ्रोपोजेनिक, जो भी मेरी पहचान हो, जब मैं उसको सर्वोपरि रख लेता हूं, तो फिर मैं राष्ट्र विरोधी हो जाता हूं। फिर राष्ट्र को किसी दुश्मन को पालने की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं ना, जब ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन पालने की जरूरत ही नहीं, बस सिंपल सा। तो इससे पहले जो तुम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे थे, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जनांकीय लाभांश था। भारत युवाओं का देश है। वी हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, वी हैव लॉट ऑफ मैन पावर, टेक्नोलॉजी, इन्फ्यूजन्स, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। बट सिर्फ थोड़े से पर्सपेक्टिव बदल जाए और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसको डेमोग्राफिक अभिशाप के नाम से जानते, कर्स कहते हैं इसको, राइट। और उस समय उन्माद होता है, उस समय लोकतंत्र जो होता है, यानी डेमोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी जो होती है इस अवस्था में, वो मोमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और भीड़ कुछ नहीं देखती है। फिर वहां संसाधनों को पकड़ने की होड़ शुरू हो जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण चलन होता है। इसीलिए तुम कभी कभी देखते हो कि राष्ट्र अचानक से उत्थान की तरफ जाने लगता है। जब हम पाकिस्तान को हराते हैं, जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल आते हैं, अचानक से पूरा देश आह्लादित हो जाता है, अपने हीरोज को बात करने लगता है, घरों में खेल के बारे में बात होने लगती है। जब कोई लड़की किसी बड़े एग्जाम को टॉप करती है तो घरों घरों में बात होती है कि हमारी बच्ची भी पढ़ कर सकती है। समाज में परिवर्तन होने लगते हैं। लोग इन छोटी छोटी चीजों से निकलकर पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात करने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में आने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि भारत की कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। हम फिर से अपने हैंडलूम, अपने हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव करने लगते हैं। गांव गांव, देहात देहात, जो कलाएं थी, जो पेंटिंग्स थी, जो हमारी कारीगरी थी, उनको हम विश्व पटल पर लाना शुरू कर देते हैं। और सरकारों के दायरों से निकलकर जब कोई आंदोलन, कोई चेतना, कोई अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाती है, याद रखिएगा, यह हमेशा रहा है, हमने आजादी भी इसी तरह से हासिल की है। जब सरकारों के दायरे से निकलकर कोई चेतना, कोई अवेयरनेस, कोई डिमांड लोगों तक पहुंच जाती है, तो उसकी शक्ति सम्मिलित हो जाती है। और वो जो पावर एक्यूमुलेशन होता है, वो टाइम को घटा देता है। राष्ट्र बहुत तेजी से उत्परिवर्तित हो जाता है। नेशन जो है वो अपने आप को सडनली चेंज कर लेता है। और हम तुम कौन है? उसी को एजेंट ऑफ चेंज कहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? दहेज ज्यादा मिलेगा, हो सकता है किसी के दिमाग में हो। पावर खूब दबा लेंगे, हो सकता है पड़ोसियों पीट पीट के अधमरा कर देंगे, हो सकता है दिमाग में। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आज जिस एज में आप हैं, वो आप एजेंट ऑफ चेंज इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इस देश की गाड़ी का जो पहिया है उसको तेजी से घुमा सके, तेजी से घुमा सके,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं पहिए के साथ घूमने का मजा नहीं लेना चाहता हूं, मैं तेजी से पहिए को घुमाना चाहता हूं। तो जब कोई गाड़ी धीमे या फंसी होती है तो आपको उसमें श्रम करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। तो तुम कौन हो? एजेंट ऑफ चेंज हो। तुम उस गाड़ी के ऊपर बैठ के मजा नहीं लेना चाहते हो, तुम उन साहसिक लोगों में से हो जो उतर कर गाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में घुसकर धक्का देने की हैसियत रखता है। उसको पता है कि मेरा शरीर सन जाएगा, गंदा होगा, मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। कुछ लोग मजे से गाड़ी में बैठे रहते हैं। अच्छा, धक्का दे रहे हो का? 4 लोग उतर गए तो हमें उतरने का जरूरत है? ऐसे होता है ना, तुमने भी कई बार देखा होगा, बस बस बंद हो जाती है तो लोग उतर के, लेकिन सारे लोग धक्का नहीं देते हैं। कुछ लोग गमरूरा के बैठे रहते हैं, अरे कौन उठे, कोई ना कोई जाके धक्का दे देगा। तो समाज का एक बड़ा हिस्सा उसी बस में बैठा हुआ व्यक्ति है जो सोच रहा है कोई ना कोई तो धक्का दे देगा, हम चल लेंगे बे, जाके घर में बताएंगे देखो यार स्मार्ट थे, उतरे नहीं और गाड़ी फिर भी ऑन हो गई। लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि अपने आप नहीं स्टार्ट होगी, उनके अंदर साहस होता है, वो परिवर्तन के जो है वो एजेंट होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और निकलकर बस को धक्का देते हैं, गर्मी में तपते हैं, श्रम करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं और बस स्टार्ट हो जाती है। तो एजेंट ऑफ चेंज के रूप में जिस दिन आपने यूपीएससी में जाने का सोचा, उसी दिन आपके अंदर अब ये तय करना होगा कि मैं बस में बैठकर छां का मजा लूंगा कि कोई ना कोई तो आएगा और धक्का दे देगा। भारत की बहुत बड़ा वर्ग इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई सरकार तो आएगी जो मेरा कर्ज माफ कर देगी, कोई ना कोई सरकार जो आएगी वो कुछ ना कुछ तो यार मुझे दान दक्षिणा में दे देगी, कुछ ना कुछ तो फ्री देगी देगी अगर उसको वोट चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की इस ताकत को समझकर चाहते हैं कि मैं भारत की गाड़ी को तेजी से धक्का देकर उन्हें आगे लेकर जाऊं। और यही डिवाइडिंग लाइन आज का समय है, यही डिवाइडिंग लाइन है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इंतजार कर रहा है और समाज का एक हिस्सा जो यूथ है वो परिवर्तन की एक आंधी चला रहा है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि आज हमने ब्रिटेन को पीछे करके एक तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना लिया है? क्या यह चमत्कार नहीं है कि आज स्टार्टअप के मामले में हम बहुत आगे चले जा रहे हैं? तो क्या वो एलियंस हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं? नहीं, वो भारत का यूथ है जो कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस, आई वॉन्ट टू इंप्लीमेंट माई ओन आइडियाज और आई वॉन्ट टू बी माई ओन ऑनर। मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगा। और कितने साल के बच्चे? 24, 25, 26, 28 एंड दे आर इन द पार्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स। 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं ना, वो यूथ है। तो अगर तुम्हारा मीडिया यह दिखाता है कि भारत में केवल दंगे हो रहे हैं, केवल अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लड़ाई चल रही है, केवल जो है वो काली मुर्गी सफेद अंडा दे रही है, नहीं, भारत इससे ऊपर है कहीं। तुम्हें कानो कान खबर नहीं चल रहा है कि हम अमेरिका के बराबर सड़कें बनाने जा रहे हैं? देखते देखते हमने वैक्सीन टेक्नोलॉजी में क्रांति क्रिएट कर दी। हमारे लोगों ने कहते थे इंडियन मेडिकल सिस्टम बहुत दबा हुआ है, ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम हमारे पास बजट था। तो फिर वो चमत्कार कैसे पैदा हो गया कि सबसे ज्यादा वैक्सीन? आज लासेंट को अपना जो है वो मुंह दबा के पेट में मरोड़े पैदा करते हुए हमेशा भारत के खिलाफ रिपोर्ट देने वाला आज कह रहा है कि भारत ने अपनी वैक्सीन की वजह से 48 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। और विश्व की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। बेचारे के मुंह में दही जम गया था, बोल नहीं रहा था, पेट में मरोड़ पड़ी, कैसे भारत की तारीफ कर, लेकिन करनी पड़ी, क्या करे, लाख चाहते हुए। तो ये है मेरा भारत। तो केवल भारत दंगे नहीं है, हिंसा नहीं है, क्या पता हमें इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा हो कि हम हतोत्साहित हो जाए कि शायद भारत यही है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव चीज को भी निगेटिव करता है और निगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है। सवाल यह है हम किस साइड है, हम इस तरह से हैं या हम इस तरह से हैं। यह चॉइस तुम्हें यूपीएससी के सिलेबस के साथ जोड़ देगी। चॉइस तुम्हारी है। मेरे लिए राष्ट्र ऊपर है या मेरी धार्मिक सांप्रदायिक जातीय पहचान ऊपर है? तुम जिसको ऊपर रखोगे तुम्हें रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा। अगर राष्ट्र ऊपर है यानी इसकी जो क्षमता, इसकी भौगोलिक क्षमता है, सब कुछ, तो ये अलग मामला हो जाएगा। यहां राइट्स के साथ तुम्हें ड्यूटीज के बारे में बात करना पड़ेगा, यहां तुम्हें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्वों के बारे में बात करना पड़ेगा। राइट, ये पता चलेगा। तो ये होता है जब इसको तुम सामने रख लोगे तो तुम अपने हर एक्ट को जस्टिफाई कर पाओगे। ये वो आलंबन है, ये वो कसौटी है जिस पर तुम अपने एक्ट्स को जस्टिफाई कर सकते हो। नौकरी पाना तुम्हारा हक है, बिल्कुल पाओ। अपने धर्म की रक्षा तुम्हारा हक है, बिल्कुल करो, कोई मना ही नहीं है। कौन मना कर रहा? कोई मना ही नहीं कर रहा है, करो जो तुम्हें करना हो। लेकिन मेरे इस पूरी प्रक्रिया में, मेरी छोटी पहचानों के चक्कर में मेरा राष्ट्र कहां है? सिर्फ एक क्वेश्चन, इट विल बी, ये तुम्हें इतनी मदद करेगा सही क्या है और गलत क्या है। मैं गुस्से में ट्रेन जला दूं, लेकिन मेरे राष्ट्र का क्या होगा यह सोचना पड़ेगा। क्या धरोहर मेरी है? सोचना पड़ेगा।